Before I start, let me just quickly also highlight a few key achievements of General Srinivasan's career. He has served in key operations such as Operation Vijay, Rakshak and Parakram with extensive experience in tough regions like Ladakh, Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Sir, first of all, let's talk about the BRO. BRO has a magic wand or something, कुछ जादू की झड़ी है BRO के पास. सब ये जानना चाहते हैं कि जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, जहाँ लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम कैसे यहाँ काम करेंगे, वहाँ BRO काम करके दिखाता है उन कठिन परिस्थितियों में जिसमें काम करना सब जानते हैं कि आसान नहीं है. तो वो जादू की झड़ी क्या है सर आपके पास? Thank you very much. I'm sorry I couldn't get your name. Hello. Yeah. So Preeti, it's an absolute honor for me to be here. जैसे आपने बताया, मैं सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक हूँ और हमारी एक we have a historical linkage with roads. हमारी स्थापना 1960 में हुई. जैसे आपको मालूम है कि उस टाइम पर युद्ध के चीन के साथ जो युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और हमने we began very modestly with 2 projects, one Beacon in the north और एक ईस्ट में प्रोजेक्ट टस्कर. और उस टाइम पर लद्दाख के लिए में जाने के लिए चांगला पास जो अभी भी है उसके लिए सड़क बनानी थी. तो जो प्रोजेक्ट बीकन बना था उसने अपना जो मोटो है उसने अपना मोटो बनाया बीकन बोले चांगला. तो मैं बता सकता हूँ कि उस टाइम जो श्रमिक थे, जो हमारे इंजीनियर्स थे और जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ में जिन लोगों ने काम किया, हर किलोमीटर में एक फेटालिटी हुई. तो इस लेवल का जो एक कमिटमेंट है कि सड़क बनानी है और सड़क के साथ एक ओनरशिप है, ये हमारी एक हिस्टोरिकल जो हम कहते हैं हमारी बुनियाद है. और उस समय से लेकर के हम अभी 18 प्रोजेक्ट्स हैं. हमारा पूरे वेस्ट में राजस्थान से लेकर के ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, पूरा जो बॉर्डर है चाइना के साथ में हमारा वहाँ पर प्रेजेंस है. ये 18 प्रोजेक्ट्स जो हैं 11 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और जो हमारे मित्र देश है भूटान, वहाँ पर भी हमारा एक प्रोजेक्ट है. तो हमारी पूरी जो प्रेजेंस है वो मैप्ड है पूरे बॉर्डर एरियाज़ में. और 1960 से लेकर अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जो पहल हैं पिछले 10-12 साल में वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. उसमें एक स्ट्रेटेजिक विज़न है. सामरिक दृष्टिकोण से जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो पॉलिसी में चेंजेस चाहिए, जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, मैनिंग चाहिए जो हमारे स्टाफिंग के लिए, और जो नई टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्यूजन है जी, ये बॉर्डर रोड्स में आया है. और हमारे को जो फ्रीडम मिला है और कि बॉर्डर एरियाज़ की जो डेवलपमेंट है उसको हमने उच्च स्तर में, ये नहीं कि आपने सिर्फ कनेक्टिविटी की है, आपने उच्च स्तर में सबसे आधुनिक माध्यम से the highest technological and technical specifications need to be done over there. There is a sea change in the way that we are doing our work and the amount that we are being supported both financially, policy level and in all other government initiatives. General Srinivasan, I'm glad that you talked about the latest technologies that BRO is using to work and extend its network in tough terrains. आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं स्पेसिफिकली जिनका इस्तेमाल करके आपका नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है? See, first I need to bring you to the area that we work. I will be happy to come with you, sir. So most of you come to the borders. Some of you come as tourists. Some of you come for a certain degree of work which you do over there. But we have to understand that our northern borders are faced with very peculiar challenges. Right. और उन challenges में एक बात स्पष्ट है कि जैसे हमारे northern projects जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, जो हिमाचल प्रदेश है, भूटान, इन सब एरियाज़ में जो हमारा वर्किंग सीज़न है वो अप्रैल मई में शुरू होकर के नवंबर तक ख़त्म हो जाता है.
तो उसके बाद जो है, जो सभी आप लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सेमिनार है, तो ये आप सभी को विदित है कि कंस्ट्रक्शन, स्पेशली सीमेंट, बिटुमेन, the ability to perform is extremely limited. Secondly, approximately 50% and more of our road construction is in high altitude areas, that is above 9,000 feet. उस altitude में जो equipment का duration होता है और जो लॉन्ग लॉजिस्टिक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के कारण जो हम काम कर सकते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होता है. जो वर्किंग सीजन है वो लिमिटेड है और दिन में आप कितनी देर काम कर सकते हैं वो भी लिमिटेड है. राइट. अगर हम ईस्टर्न प्रोजेक्ट्स में आते हैं तो फिर हमारा जो वर्किंग सीजन है वो शुरू होता है तकरीबन सितंबर अक्टूबर में, जब बरसात ख़त्म हो जाती है, और फिर मई तक फिर इसका वर्किंग सीजन है. तो जो प्लेन्स एरियाज़ में, जो हिंटरलैंड, जो भारत के हिंटरलैंड का जो एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो इस तरह है कि आपने सामान ठीक टाइम से पहुँचाना है, नहीं तो पासेस बंद हो जाएंगी. आपने सामान उस टाइम पर यूज़ करना है, कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे करना है जब कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है. आपको फोरसाइट के साथ में आगे स्टेज फॉरवर्ड करना है. आपकी जो इक्विपमेंट डाउन टाइम है, जो रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट वो हाई होनी चाहिए, जिसके कारण आपको जो मशीनरी को ठीक रखने के लिए जो हम कवर देते हैं, दैट हैज़ टू बी स्टेज फॉरवर्ड. नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू योर क्वेश्चन, that what are we doing to ensure this? What we are doing is that we are procuring the latest equipment in terms of our earth moving plant, in terms of the drilling equipment, in terms of the explosives that we use, in terms of the steel that we use to construct. All this is the top edge, and the happy part is that everything is now available in India. Not so very long ago, using our drills was a matter of a problem, because आप सब border areas को देखें हैं, वहाँ पे steep rocky areas हैं. तो जब drill use कर रहे थे तो उस टाइम पर हो सकता था कि ऊपर से पहाड़ आपके ऊपर गिर जाए. तो अभी we have ability to remotely access to give safety to our people who are using it. We have worked with the Central Road Research Institute. Right. और उन्होंने हमारे लिए बिटुमेन के एडमिक्सचर्स ऐसे दिए हैं जो कोल्ड मिक्स है, जो हाई एल्टीट्यूड में जो टेम्परेचर्स -20, -30 डिग्रीज तक नीचे जाती है. तो इस पहले ये होता था कि आपने मिक्स किया और जब तक आपने बिटुमेन आप साइट पर लेकर गए तब तक वो उसका टेम्परेचर ठीक नहीं था और बिटुमेन मिक्स ठीक नहीं था. तो एडमिक्सचर्स हम डाल रहे हैं. वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ प्री कास्ट and pre-construction, so that you don't have to construct at the area where you need to deliver. This is all constructed in the planes, brought up over there and fitted in a modular way. We've changed the way that we are looking at bridging. We have a MOU, Garden Reach Shipbuilding Establishment, जो हमारी कलकत्ता में है. हमने उनके साथ में टाई अप किया हुआ है, जिससे modular bridges extensively, especially on short span bridges, हमारी यूज़ हो रही हैं. We have used plastic, we have used steel slag in our construction. We look at converting waste to wealth. We'll also do our bit for green technologies. So there is the aspect of road construction involves a lot of survey, and we are extensively using drones, and we are using geospatial intelligence, which India is a pioneer of. That every survey and every mapping that we have to do, वो सारा digitally हो रहा है. तो the amount of change that we have brought in is remarkable, and it is remarkable because it is being used in very difficult areas where bringing that kind of technology, using it with long lines of communication is a challenge, but we are able to do it. Right. So it's a nice coming together of the modern technology and of course the hard work of our men in the BRO to make things possible. Now मेरा अगला सवाल जो ये है वो है क्वालिटी से रिलेटेड. जिस तरह की क्वालिटी BRO डिलीवर करता है, एक्चुअली हमें लगता है कि सारे देश की कंस्ट्रक्शन BRO को दे देनी चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश ऐसा है जहाँ पर एक ही पुल 4-4 बार गिर चुका है. हमारी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं बारिश गिरते ही. लेकिन जो क्वालिटी आप डिलीवर करते हैं, आप ये
कितना एम्फसाइज करते हैं कि क्वालिटी ऐसी हो जिसमें अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस ना भी दे पाएँ तो भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उस एरिया में हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड. See, Preeti, I'd like to take you to one aspect is that I would say that unlike any other construction agency, हमारी एक डिपार्टमेंटल क्षमता है. इसका मतलब ये है कि हम दो तरीके के काम करते हैं. एक जो जैसे बाकी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, पर हमारी एक डिपार्टमेंटल कैपेबिलिटी वो है कि हमारे पास अपने खुद के इंजीनियर्स हैं, खुद के मशीनिस्ट हैं, खुद के ड्राइवर्स हैं, खुद के ऑपरेटर्स हैं, और हम किसी भी एरिया में अगर हमें मटेरियल मिल जाए, हमारे अपने स्टोन क्रशर्स हैं, हमारे अपने हॉट मिक्स प्लांट्स हैं, अगर हमें सिर्फ मटेरियल मिल जाए तो हम सड़क बना लेते हैं. तो इसकी एक बड़ी क्षमता ये है, दी कैपेबिलिटी एक्चुअली गेट्स इन्हांस्ड because that means that you are self-contained. You are self-contained from the engineering skill. You are self-contained जो survey करना है. You are self-contained from delivery at the ground level. And if you are given the material supply, you can construct a road anywhere. Which is a reason why we have been able to construct roads even in places like Afghanistan. We've constructed an airfield in Tajikistan, and we've had a footprint some time ago in Libya. So we are able to construct in any condition with our own capability, which is ingrained into the organization. So I would say that yes, we have a lot of experience. We, like any other agency, I'm sure all agencies do the same, an emphasis has to be given on following the codal specifications. So we make it a point that we follow the codal specifications, we employ good mixes and good material, and we try to do our best. That's great. General Srinivasan, now we were talking about the extremely difficult terrains of Ladakh and Arunachal and other such border areas. Also considering the fact that sometimes there would be a deadline, a time-specific deadline hanging on you because these are active borders with aggressive neighborhood. How significant does development in these areas become? Quick development, and how does BRO really tackle with that challenge? I think, Preeti, that's a great question because like I said, the difference really is in the way that you look at your border. Your first line of defense, your strategic sovereignty is your people. Mm-hmm. Borders which have people located on them, which have people living on them, establish the sovereignty of the nation. When there is no one over there, then that strategic sovereignty is that much less. इसका मतलब ये है कि we need to populate our borders. Now I think, taking a little bit of your time, that let's go back to a certain degree of history. What is the idea of India? What do we recognize as the borders of India? Now, from the Chandragupta times, we used to have two roads. One was the Uttar Path. So the Uttar Path started from the region which we now know as West Bengal, and it used to go through Kashi, right, follow the Ganges, and go up to Takshashila and then onwards to Bactria. This later became the Grand Trunk Road. Now, this means that strategic sovereignty was established by a road, that the idea of India was established by a road. Similarly, you have the Dakshin Path. And this comes, I think, in the Artha Shastra also, where they talk about a road which joins the Uttar Path and goes all the way to Amravati, and then further down south. So the strategic sovereignty which is established by a road cannot be, overemphasized. Roads bring two things. One is you can get your forces over there, for which we are designed. We are the agency for the Ministry of Defense. We provide the strategic roads to the Army, to the ITBP, to the other border guarding forces, and ensure their mobility to these areas. The second thing is economic sovereignty, in the sense that our roads are dual use. तो इसका मतलब ये है कि जितनी जो आर्थिक development है, the economic development, whether it is in terms of tourism, employment generation, education, medical facilities, everything gets established. And our roads bring a sense of reverse migration. Right. The government has a very interesting policy, and it's very remarkable really that we are not calling our border villages anymore. They are being called first villages.
that is, they are your first line, and the amount of impetus which is being given, we are part of it, in the sense that we construct roads, but there are so many other government agencies which are involved in development of the border areas, which is being taken on a war footing. And you just have to go, you can see my gray hair, so I have some service. And in the last 30 or 35 years, the amount, in the last 10, 12 years, whatever we have done, we have connected locations which hitherto had not seen any kind of road. And within 2 or 3 years, the number of people who get settled over there, the number of economic opportunities which come up over there just transforms the region. जनरल श्रीनिवासन, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आ रहा है, BRO और उनका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रोड डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज़ इन इंडिया, ऑब्वियसली उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है जिस काम को आप सब अंजाम दे रहे हैं. क्या आपका कंपटीशन, क्या आपका थ्रेट कहीं ना कहीं बॉर्डर पार से आता है? जब ऐसी तस्वीरें आती हैं कि चाइना ने बहुत जल्दी सड़कें बना ली हैं, बॉर्डर के बहुत करीब आ गए हैं, वो इस तरह की पट्टियां बना रहे हैं कि उनकी प्लेन्स वहाँ लैंड हो सकते हैं, वो कोई ऐसा कंपेटिटिव थ्रेट है जिसके डेडलाइन में या जिसके थ्रेट में BRO काम करता है? आई डोंट थिंक सो. देयर इज जो आपने देश बताया, वो अपने स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स को मीट करता है, और हमारा काम है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है, जो हमें लगता है द गवर्नमेंट गिव्स अ प्रायोरिटी दैट दिस इज़ व्हाट वी लुक एट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस, कि हमें ये रोड्स हमें चाहिए, और हमारे पास एक प्लान है जिसमें हम इस प्लान को वील रोल आउट द कार्पेट ऑफ रोड्स एंड मेक इट सी दैट इट हैपन्स. हाँ, that it is true that we need to compete with ourselves. We need to do it faster. We need to get those roads yesterday. There is no doubt that there is a lot to be done. We have an order book of approximately 28,000 किलोमीटर के सड़कें हमें बनानी हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ को सब जगह आप कनेक्ट करते हैं. और तीसरी बात यह है कि I could just take your attention to connectivity to Leh and Ladakh. Earlier we had one connection. We went through, I don't know if you've been there, we went through Srinagar, you crossed the Zojila Pass, and then you entered into Leh. Then we started developing the road through Manali, it comes to Sarchu, then it comes to Upshi, and then you reach Leh. Just now we've begun the third connectivity to Leh, which is from Manali, you go to a place called Darcha, you cross the Shinkunla, where there's a tunnel which was very recently, the inauguration had taken place by the Honorable Prime Minister. Okay. That tunnel will come up in another 4 years. We are already connected via Nimu Padam Darcha. So now the connectivity to Leh, which was erstwhile just one long tenuous route, which was impeded by the Zojila Pass, जो snow covered होती है 6 से 8 महीने तक. Now you have a basket of options. You have a braid of options that you get to the places that you want to. In not just one, but you have 3 options which there. And this is the story not just in Leh, this is the same story all over in all the border states. General Srinivasan, this is an important question that I have to take to the DG BRO. How does BRO really ensure the safety of its men and the casual paid labor, the CPLs who are working for the BRO at extremely dangerous construction sites, especially during bad weather conditions? अचानक मौसम ख़राब हो जाता है या वैसे ही ख़राब मौसम में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी पर आपका कितना जोर रहता है? See, it's Preeti, thank you for that question, because we cannot emphasize the importance of the casual paid labor to the ability that we have to construct enough. They are our backbone, और जिस बहादुरी के साथ ये हमारे साथ काम करते हैं, और इनमें से जो मैक्सिमम ऐसे हैं जो बहुत सालों से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और ये हर मुश्किल हालात में, जो क्लाइमेट के मुश्किल हालात हैं, जो टेरेन कंडीशंस के मुश्किल हालात में हमारे साथ में ईयर राउंड हमारे साथ में रहते हैं. तो इनका जो देखभाल है, they are part of our organization. The term may be casual paid labor, but we take it very seriously that they are a part of our organization. As far as safety goes, we try and maintain high standards. इसमें सबसे पहले तो हम इनकी ट्रेनिंग करते हैं.
और इनको सेफ्टी इक्विपमेंट देते हैं, इन द सेंस पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, योर हेलमेट, योर गॉगल्स, योर हार्नेस, योर बूट्स, योर ग्लव्स, ये सारा सेफ्टी इक्विपमेंट उनको दिया जाता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। आप सब ने शायद देखा होगा कि हम किस हालात में लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़, एवलांच प्रोन एरियाज़, रॉकफॉल, स्टीप कट्स, गॉर्जेस, ऐसे एरियाज़ में जब हम काम करते हैं तो जो साइट इंचार्ज होता है वो पहले एक देखता है कि व्हाट इज़ द साइट कंडीशन, ही टेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हज़ार्ड, he briefs everyone, and when he finds that the working conditions are not safe, the work is called off. And in case, and it happens, in case there is an accident, we have medical facilities on the site, हम तुरंत उनका medical cover देते हैं, we look at ways by which we can evacuate them. We are supported in this entirely by the army. In fact, the army and the air force render tremendous support to us, without which we could not be able to work. And they ensure that we have all that is needed in terms of medical facilities, in terms of doctors, and we try to look after them as our own. Lieutenant General Raghu Srinivasan, it was a pleasure and absolute honor to have you with us for this conclave this afternoon. Thank you so much. I wish we had more time, but ladies and gentlemen, a round of applause for our speaker for the last session. And Thank you very much. to extend our token of thanks, I'm going to invite on stage Senior Executive Editor of ABP Network, Mohit Roy Sharma, to please join us. Keep the applause going, ladies and gentlemen. We have, in fact, wrapped up our conclave this afternoon on quite a high Josh note. So I have to witness that in your applause. It was great to have General Srinivasan with us for this last session. And of course, it was a great day of engaging conversations. And I hope we touched upon all aspects of India's infra revolution through this conclave. Hope to have many more such engagements with all the stakeholders in future. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being with us this afternoon, for being this absolutely patient and incredible audience.